नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस क्लास में जहां हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। साथियों, हमने भाग 3 में पिछली क्लासेस में जो हमारा समानता का अधिकार था उसको यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ से जो है वो आगे आज पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी 18वीं क्लास है, जिसमें कि हम लोग आर्टिकल 19 से लेके 21 तक को आज यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सारी चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो हमने इससे पीछे पढ़ लिया है वो आप सभी को मैंने डिटेल में बता ही दिया है, सारी चीजें पढ़ा ही दी है, जिसमें आरक्षण वगैरह जितनी भी चीजें थी, आपको जो समानता का अधिकार था, ये सारी चीजें मैंने जो है वो डिटेल में आपको आई थिंक बढ़िया से पढ़ा दिया। और जैसे ये पूरा खत्म होगा इसके बाद हम लोग जो है वो PIQ लेकर जो है वहाँ यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कितने अच्छे तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आज हम लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं किसको, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि फ्रीडम ऑफ राइट। ठीक है साथियों, इसमें 19, 20 और 21 तीन आर्टिकल्स आते हैं जो कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। इससे पहले जो थे उसमें कितने आते थे, जो 14 से लेकर था समानता का अधिकार 18 तक, और इसमें कितने थे, 5 आर्टिकल्स थे। तो ये बात आप जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक में जो है कि इसमें जो है वो चर्चा की गई है। साथियों, सबसे पहले बात करें 19 के 1 की, तो यह कहता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने और अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने की यहाँ पर स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें साथियों यहाँ पर अपना विचार प्रकट करने और प्रसार करने का यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई है। चाहे अब वो आप बोल कर करें, लिख कर करें, या संकेत के माध्यम से चिन्ह या फिर कार्टून बनाकर, जैसे अब आप इस समय देखते होंगे मीम्स वगैरह। और जेनजी जनरेशन का तो पूछना ही नहीं है, मतलब कुचू पुचू ये वो पता नहीं किस किस तरीके से इन लोग का अलग अलग साइन चलता रहता है। ये लोग जो है वो संकेत वाले का खूब ज्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि बात तो होती नहीं है, सारे एक्सप्रेशन चैट्स के माध्यम से दिखाने होते हैं, तो इसलिए इनको कुछ ज्यादा ही इसके बारे में जानकारी है। तो उसी तरीके से साथियों ये हम लोग किस मतलब कि किस अनुच्छेद के हेल्प से कर पाते हैं, तो साथियों ये हम लोग आर्टिकल 19 के वजह से हमारे पास यह स्वतंत्रता है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने जो विचार हैं उनको लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। और उनका यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी आपके अंदर जो भी चीज है आपको अगर किसी सामने वाले को बतानी है तो आप कैसे करेंगे, या तो आप बोल कर करेंगे, या तो आप लिख कर करेंगे, या तो फिर उसे कोई संकेत देंगे। तीन ही प्रकार से तो किया जा सकता है, इसके अलावा कोई चौथा रास्ता तो है नहीं। तो यही जो है वो यहाँ आपके क्या कहते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तरीके हैं। इसके बाद साथियों 19 का 1 जो है वो कहता है कि यहाँ पर 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण व निरस्त्र मतलब निरशस्त्र यानी कि बिना हथियार के जो है वो सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, और भारत में कहीं भी जो पांचवा है वो निवास करने की स्वतंत्रता, और छठा है कि कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अच्छा, अब आपको यहाँ पर याद कराने के लिए, मतलब ये तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको पता है कि यहाँ पर हमको दी गई है। कहीं भी क्वेश्चन में पूछेगा कि हमको कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है संविधान के अंदर, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले बताइए, आपको स्वतंत्रता बोलने की दी गई है। ठीक है, यहां से याद रखिए कि स्वतंत्रता आपको किसकी चाहिए, बोलने की चाहिए। तो मान लीजिए कि आप कहीं पर गए और वहां पर आपको अपनी बातें जो है वो बोलनी है। कहीं पे मान लीजिए कि गलत काम हुआ है, किसी चीज का आप विरोध कर रहे थे, मान लीजिए कि आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, वहां पर चीजें सही नहीं है, तो फिर आपको संविधान जो है वो स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी चीजों को बोल सकते हैं। आपने बोल लिया, तो जो 19 के 1 में मतलब जो 19 के 1 में बात की गई है, पहली स्वतंत्रता कि यहाँ पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आप अपने विचारों को जो लोग हैं उनके सामने अब मतलब भाषण देना आप स्टार्ट कर दिए। तो अब जब आप भाषण देंगे तो भाषण कहाँ दिया जाता है, तो वहां पर भीड़ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब आप कहीं भी कुछ बोलेंगे तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। भीड़ इकट्ठा करना है, भीड़ इकट्ठा करने का अर्थ है कि वहां पर जो है वो लोग संगठन बनाने लगेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो जो दूसरी बात की गई है वो यही की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आप सभा कर सकते हैं, यानी कि अपना भाषण देने के लिए आप भीड़ बुलाएंगे,
सभा इकट्ठा करेंगे, तो आप जब बोलेंगे तो वहां पर सभा इकट्ठा होगी, तो वो बिना हथियार के होने चाहिए, ये ना कि लेके पिस्टल लहराते हुए एकदम पहुंच गए, तो ये चीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको यहाँ पर जो दूसरा अधिकार दिया गया है वो शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार दिया गया है। तो पहला याद रखेंगे, आपको आपके साथ मान लीजिए किसी भी तरीके का शोषण हुआ, आप समाज के में आए, बोलना स्टार्ट किए तो वहां पर लोग सुनने लगे, सभा इकट्ठा हो गई, लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद साथियों जो तीसरा अधिकार आपको यहाँ पर दिया गया कि आप संगठन बना सकते हैं या फिर संघ बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप जब खूब अच्छा भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण के बाद में जो लोग हैं वो आपसे प्रभावित हो गए, कुछ लोग आपके फेवर में आ गए, आपसे प्रभावित हुए, आपकी विचारधारा से प्रेरित हुए कि ना भैया ये बात आदमी सही कर रहा है, ऐसा होता है, इसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। तो वो जो लोग हैं वो आपके साथ यहाँ पर मिल गए। तो अब आपका क्या हुआ, यहाँ पर संगठन बन गया। पहला क्या हुआ, आपने भाषण देना स्टार्ट किया, सभा बन गई, मतलब वहां लोग इकट्ठा हो गए, सुनने लगे, तो वो सभा हो गई। तो आपको यहाँ पर बोलने की अभिव्यक्ति मतलब आजादी दी गई है। उसके बाद आपको सभा करने की आजादी दी गई है। इसके बाद फिर आपको संगठन बनाने की आजादी दी गई है, ठीक है। जो चौथा है साथियों, वो यहाँ पर दिया गया है कि आप भारत में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले तो मान लीजिए आप एक जगह पे ये सारी चीजें कर लिए, अब आपको आपका संगठन वगैरह बन गया, तो अब आप सोचेंगे कि इसको अब हम भारत के हर जगह पे जो है चलकर प्रसारित करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर यह भी स्वतंत्रता दी गई है कि आप कहीं भी पूरे भारत के अंदर घूम सकते हैं, मतलब कहीं भी आजाद होकर जो है वो जा सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे जनजाति वाले क्षेत्र, तो उनको अभी साइड रखते हैं क्योंकि हमको इसको याद करना है आजादी को। तो वो आपको आजादी दी गई है कि ठीक है भैया जाओ, तुम घूम घूम कर आप जो है वो अपना सभा करना स्टार्ट कर दिए, लोगों को और जोड़ना यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। अब इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर कहा गया है कि आप भारत में कहीं भी निवास करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब मान लीजिए कि आप वहां पर गए, घूमे भारत के अंदर, बहुत सारी जगहों पर सभा वगैरह किए, अब आपका संगठन बड़ा हो गया, लोग वहां पर जानने लगे, तो आप कहीं और चले गए और वहां पर जाकर आप रहने लगे। तो इस चीज की स्वतंत्रता दी गई है कि आप कहीं पर भी यहाँ पर रह सकते हैं, भारत के किसी भी हिस्से में जाकर आप निवास कर सकते हैं, आप कहाँ से आते हैं कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं होगा। तो पहली आपको किस चीज की, बोलने की, भाषण देने की, अभिव्यक्ति आजादी दी गई। हाँ, लेकिन आप कुछ भी बोलें उसमें ये ध्यान रहे कि आप अपने देश के प्रति इसको मतलब देश के प्रति सम्मान रखें, देश को यहाँ पर कुछ भी अपशब्द ना बोलें। जो हमारे राष्ट्रीय मतलब एक तरीके से सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ भी अभद्र भाषा का उपयोग न करें, ठीक है। तो पहला आपको भाषण देने की आज़ादी, दूसरी सभा करने की आज़ादी, तीसरी आपको जो है वो संगठन बनाने की आज़ादी, चौथी आपको पूरे भारत के अंदर घूमने की आज़ादी, जो पांचवी दी गई है वो आपको कहीं पर भी निवास करने की यहाँ पर जो है वो आज़ादी दे दी गई। अब मान लीजिए कि आप जाकर कहीं रहने लगे, अब जब आप कहीं रहने लगे तो भैया अब आपको वहां पर रहना भी होगा, तो रहने के लिए आपको पैसा लगेगा, खर्च होगा, तो आप कुछ व्यवसाय करेंगे, कुछ अपना कमाने के लिए कुछ संसाधन जुटाएंगे, कुछ व्यवसाय वगैरह करेंगे। तो वहां पर साथियों जो छठी आज़ादी दी गई है कि आप कोई भी जो है व्यवसाय कर सकते हैं, पेशा कर सकते हैं और व्यापार करने की यहाँ पर जो है वो स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि आप भारत के अंदर कहीं पर भी जाकर जो है ये सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो कितने प्रकार की आज़ादी दी गई है, 6 प्रकार की आज़ादी दी गई है। भाषण देने की आज़ादी, यानी कि आपको अपने जो भी आपके विचार हैं उनको व्यक्त करने की आज़ादी। अभी ना कि देश विरोधी भी आपके विचार हैं और आप उसको व्यक्त करने लगे तो कुटा जाएंगे, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो भैया तुम भारत छोड़ के चले जाओ, हमको कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भाषण देने की आज़ादी, दूसरा संगठन क्या कहते हैं सभा बनाने की आज़ादी दे दी गई है कि आप सभा बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, बशर्ते वहां पर शस्त्र वगैरह नहीं जाना चाहिए। तीसरा आप जो है संगठन बना सकते हैं, जो तीसरी आज़ादी दी गई है 19 में, उसके 19 के 3 में, वहां पर फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर क्या कहते हैं 19 के 3 में नहीं, 19 के 1 के 3 में, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर कहीं भी जाकर जो है भारत के अंदर अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके बाद आपको कहीं अच्छा लगा जगह, आप वहाँ पर निवास भी कर सकते हैं, जमीन वगैरह खरीद सकते हैं। फिर आप वहाँ पर अगर रहने लगे तो आपको जो है किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको व्यवसाय करना होगा, व्यापार करना होगा, किसी भी तरीके का पेशा जो है वो करना होगा, तो उसके लिए जो है वो स्वतंत्रता दी गई है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको यहाँ पर दी गई हैं। साथियों जो मूल संविधान था ना, उसके अंदर 7 प्रकार के जो है वो आज़ादी दी गई थी। जो 44वां संविधान संशोधन था उसमें फिर संशोधन किया गया 1978 में, और इसके बाद साथियों आर्टिकल जो 19 का यफ था उसको यहाँ पर हटा दिया गया, जिसमें कि क्या कहते हैं प्रॉपर्टी का जो अधिकार था,
जो स्वतंत्रता थी प्रॉपर्टी की, जो लीगल राइट था, वो यहाँ पर हटा दिया गया। इसमें जो एआई चच्चा हैं हमारे, ये कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा लिख ही देते हैं, मतलब मैं बहुत सारा इसमें करेक्शन भी किया, उसके बावजूद इसमें बहुत कुछ छूट गया है, उसको ऐसे ही यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग करेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका प्रॉपर्टी वाला अधिकार था, वो यहाँ पर जो है, वो जो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो अधिकार यहाँ से जो है, फ्रीडम था, वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया। और अब यह भाग 12 के 300A में जो है वो चला गया, और यह अब आपका एक कानूनी अधिकार जो है वो यहाँ पर हो गया है। तो मूल संविधान में आपको 7 तरीके की आजादी दी गई थी, अभी कितने तरीके की है, तो 5 तरीके की है, और आगे चल के यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। बाकी आई होप मैंने आपको ये 6 आजादी जो थी वो याद करा दी है। अब इसमें साथियों 9 के 1 में जो आपको अपनी चीजों को बोलने की आजादी दी गई है, वो क्या क्या बोलने की यहाँ पर आजादी दी गई है, मतलब कि कौन कौन सी आजादी इसके अंदर साथियों शामिल होती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि क्या क्या आजादी इसके अंदर आती है। सबसे पहले साथियों यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता आती है, जो कि इस समय हमारे भारत के पास तो शायद नंबर देखकर ही समझ में आ जाता है कि कितनी ज्यादा हमारा जो प्रेस है वो फ्री है, कितना ज्यादा उसके पास फ्रीडम है, और किस तरीके का काम वो जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो पहली यहाँ पर जो बात है 19 के 1 के ए में, याद रखिएगा 19 के 1 का क्लॉज ए है ये। तो इसमें जो है वो पहली बात दी गई है कि आप जो है वो स्वतंत्र हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक। तो यहाँ पर जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, अब विज्ञापन का अधिकार है आपको, यानी कि राइट टू एडवर्टाइजमेंट, यानी कि मान लीजिए कि आपके कोई कंपनी है, आपकी कोई भी सपोर्ट करते हैं आप किसी भी चीज को, किसी भी जाति को, माफ करिएगा जाति नहीं मतलब पार्टी को, तो इन सारी चीजों के बारे में, धर्म को, तो इनकी अगर आपको प्रचार करनी है तो यहाँ पर जो है वो आपको उसका विज्ञापन करने का, यानी कि जैसे आप देखते होंगे ना होर्डिंग लगा होता है, वो सब क्यों लग पाता है, वो इसी के वजह से लग पाता है कि सबको आर्टिकल 19 का एक यहाँ पर यह अधिकार देता है कि आप अपना विज्ञापन कर सकते हैं, तो यह अधिकार यहाँ पर देता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार, जो आप यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी मीडियाज होती हैं, उन सब का जो है यहाँ पर अधिकार जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसकी। फिर साथियों इसमें चुप रहने का भी अधिकार है, यानी कि राइट टू साइलेंस, आप नहीं कुछ बोलना चाहते हैं मत बोलिए, यह भी आपको अधिकार है। आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि नहीं आपको इस चीज के बारे में बोलना ही बोलना है। तो राइट टू जो साइलेंस है वो भी आपको 19 के 1 में इसकी भी जो है वो आपको अधिकार दिया गया है। फिर यहाँ पर साथियों जो इंटरनेट का अधिकार है, यानी कि राइट टू इंटरनेट, वो भी आपको यहाँ पर मिला है, जिसके मदद से आप ये वीडियो देख रहे हैं, बाकी रील्स स्क्रॉल करने का भी देखते हैं। इसके बाद साथियों विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार दिया गया है, यानी कि राइट टू प्रोटेस्ट भी आपको यहाँ पर 19 के 1 में यह अधिकार दिया गया है। फिर आपको ध्वज फहराने का भी अधिकार दिया गया है, यानी कि राइट टू फ्लाई द फ्लैग। अब इसमें फहराने का अर्थ है कि जो मतलब ध्वजारोहण होता है वो कोई भी यहाँ पर कर सकता है, आप भी जो ध्वजारोहण का काम है वो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो फहराने का अर्थ यहाँ पर यही है। इसके बाद साथियों यहाँ पर सूचना का भी अधिकार है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जो यहाँ पर आरटीआई एक्ट आया था, यानी कि आपको किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेनी है तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। और ये किस में बात की गई है, तो आरटीआई एक्ट जो आया था यहाँ पर 2005 के अंदर, वो यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है, इसके हेल्प से, 2005 के हेल्प से आपको यहाँ पर सूचना का अधिकार भी जो है वो, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी जो है वो आपको प्राप्त है। ये आपको कुछ अधिकार हैं जो कि अब इसमें प्राप्त हैं। बाकी बहुत सारे अधिकार हैं जो मतलब मुख्यतः यहाँ पर आपको जानने चाहिए, वो मैंने आपको बताए हैं। अब साथियों इसका कुछ प्रतिबंध भी है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो उन सारे प्रतिबंधों के बारे में जो बात की गई है वो आपके आर्टिकल 19 के 2 में जो है वो बात की गई है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर उस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के 1 में, 1 के ए में क्या क्या बात की गई है कि प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन का अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, विरोध प्रदर्शन का अधिकार, ध्वज फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो एक्ट आया था 2005 में, आरटीआई एक्ट, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर मिला है। और इसका जो प्रतिबंध है, यानी कि किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाना है, क्या सैंक्शन है, वो यहाँ पर आपको जो है वो 19 के 2 में है। देखिए अब ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बोली थी कि आपका मूल अधिकार तभी तक है, वो मूल अधिकार तभी तक है जब तक कि आप दूसरे के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं, अन्यथा वो फिर मूल अधिकार यहाँ पर नहीं रह जाएगा। तो ये इस चीज के बारे में है। 19 के 2 में जो है इसके प्रतिबंधों के बारे में चर्चा की गई है।
अब बात करते हैं यहाँ पर 19 के 1 का बी, जिसमें कि आपको सभा और सम्मेलन की जो है वो स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विथआउट आर्म्स, यानी कि यहाँ पर साथियों आप जो है वो हथियार जो है वो यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर जो हथियार होंगे वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होंगे, यानी कि आप अगर हथियार लेकर कहीं भी सभा करते हैं तो वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होंगे। ठीक है, इसमें साथियों आपको क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, तो आपको यहाँ पर सम्मेलन का यानी कि कॉन्फ्रेंस का अधिकार दिया गया है, आपको सभा करने का अधिकार दिया गया है, आप जुलूस निकालना चाहते हैं जुलूस निकालने का अधिकार दिया गया है, किसी का पुतला फूकना चाहते हैं तो पुतला फूक सकते हैं। तो ये सारे जो अधिकार हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं आपको, किसमें 19 के 1 के बी के अंदर, यानी कि सभा और सम्मेलन करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। वहीं साथियों इसका जो प्रतिबंध है, यानी कि किन किन चीजों पर जो है वो चीजें नहीं हो सकती, या जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आपके 19 के 3 में जो है वो यहाँ पर चर्चा किए गए हैं। अब साथियों यहाँ पर जो अब आप देखेंगे कि मतलब यहाँ पर तो आप कहेंगे कि जैसे सम्मेलन सभा और जुलूस निकालने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जब चुनाव का समय होता है तो उस समय आपने बहुत ज्यादा सुना होगा धारा 144 लग गया है। अब जो है वो 4 लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं एक साथ उस क्षेत्र में। तो जी हाँ, ये प्रतिबंधित है कि जब मतलब कि वहां पर चुनाव चल रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो आपको पता है धारा 144 लग जाती है, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं कि 4 लोग या 4 से अधिक लोग एक जगह पे जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस में आपके जो है ये अधिकार आपसे छीने जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 का, जो यहाँ पर 1 का सी है, आर्टिकल 19 के 1 का सी, जो कि आपको कहता है संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देखिए इसमें संगठन को क्या लिख दिया है, ये कुछ भी, ठीक, संगठन बनाने की स्वतंत्रता की जो है यहाँ पर बात की जाती है, जिसका अधिकार आपको यहाँ पर दिया जाता है कि आप अपना संघ बना सकते हैं, आप अपनी जो है वो संगठन यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, वहीं साथियों इसमें क्या होता है, जैसे कि सार्वजनिक पार्टियां बनना, फर्म बनना, कंपनियों का बनना, ये सब किस में आते हैं साथियों, तो ये सारे जो है वो आपके इसी में आते हैं। किसके हेल्प से, मतलब किस अधिकार के वजह से, ये आर्टिकल्स के वजह से कर पाते हैं आप, आर्टिकल 19 के 1 के सी में जो है वो आपको इसका अधिकार दिया गया है कि आप अपनी सार्वजनिक पार्टी बना सकते हैं, कोई फर्म बना सकते हैं, कोई कंपनी बना सकते हैं। साथ में यहाँ पर साथियों सहकारी समितियां भी यहाँ पर जो है वो आप बना सकते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। इन सभी का जो अधिकार है वो आपको मिला है। मतलब अगर कल के दिन मेरा मन करे कि मैं अपनी एक पार्टी बना लूं, जिसमें कि जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, तो ये सारे अधिकार कहाँ से मिले हैं, तो ये इन्हीं आर्टिकल से जो है वो मिले हैं। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी, वो किस आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर बन पाई, तो इन्हीं आर्टिकल्स के हेल्प से यहाँ पर बन पाई, वरना कब का ही जो है उसका खत्म कर दिया गया होता। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर साथियों बात करते हैं हम लोग आगे। अब तो आपने क्या क्या देख लिया कि आपको जो सभा या फिर सम्मेलन करने का, भाषण देने का अधिकार जो है वो दिया गया था, साथ में आपको क्या पार्टी बनाने, संघ का संगठन बनाने का अधिकार दिया गया सी में। अब यहाँ पर आता है साथियों आर्टिकल डी, आर्टिकल डी 19 के 1 का डी, जिसमें आपको जो निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि फ्रीडम टू मूवमेंट, यानी कि आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा, देश में कहीं भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन इसके भी प्रतिबंधित हैं, इसमें भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, और उन प्रतिबंधों के साथियों बारे में बात किया गया है 19 के 4 में। जैसे कि मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जैसे असम के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातियों को साथियों बचाने के लिए वहां पर जो है वो सोचिए, जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ ऐसा होता है कि 10-12 लोगों का, 20 लोगों का एक पूरा गांव होता है, और उन्हीं 20 लोगों में एक राजा होगा, एक रानी होगी, और वो पूरा एक मतलब साम्राज्य चल रहा है। लेकिन जो भारत सरकार है वो उसको संरक्षण प्रदान करती है कि जो उनकी प्रथाएं हैं, जो उनकी संस्कृति है वो बची रहे। इसके लिए साथियों वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, और इन रिस्ट्रिक्शंस को क्या बोलते हैं मैंने आपको अच्छे से बताया ही है कि यह मतलब कि अच्छे कामों के लिए हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पर इस तरीके की जो सरकार है वो व्यवस्था कर सकती है, जो राज्य है वो व्यवस्था कर सकता है। इसलिए यहाँ पर साथियों उन इलाकों में आपको घूमने की आज़ादी जो है वो नहीं दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 19 के 4 में प्रतिबंधों की बात की गई है, वहीं 19 के 1 के 4 में जो है यानी कि डी में यहाँ पर बात की गई है कि आप भारत के अंदर और कहीं भी घूम सकते हैं, बाकी अन्य कई जगह भी घूम सकते हैं। ठीक है, उसी में मैंने आपको ये भी बताया था ना कि मतलब मान लीजिए कि किसी का प्राइवेट एरिया है, कोई अपने घर के अंदर पूरा गार्डन बनाया, स्विमिंग पूल बनाया है, अपने पति पत्नी अपना मतलब जो है वो नहा धो रहे हैं, अपना मस्त
अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आप उस समय घुस जाइए, कहिए कि भैया हमको भी इसी में नहाना है, क्योंकि हमको संविधान का आर्टिकल 19 का डी फ्रीडम देता है, अधिकार देता है कि हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर जो है रोक की जो बात की गई है उसके बारे में जो बताया गया है कि ना बाबू, आप जो है वो किसी के प्राइवेट एरिया में नहीं जा सकते हैं, वो सारी चीजें जो है वो 19 के 4 में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो ये ना कि बस इसको पढ़ लिया और उसको बिना पढ़े ही चल दिए, तो फिर आप पिटा जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर बात करते हैं 19 के 1 के ई के बारे में। अब यहाँ पर साथियों कहा गया है कि देश में कहीं पर भी आपको रहना है, यानी कि फ्रीडम टू रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, यानी कि अब आप अगर कहीं भी देश के अंदर रहना चाहें तो आप रह सकते हैं, कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, आप जहां पर भी चाहें वहां पर निवास कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो 19 का 5 है उसमें इसके प्रतिबंधों के बारे में बात किया गया है, यानी कि इसमें कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर आपको रोका जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो सार्वजनिक हित है, यानी कि कहीं ऐसी कोई ऐसा एरिया है जिसको कि सेफ रखना जरूरी है, अगर शायद वहां पर आप लोग पहुंचे तो वहां पर इतनी मतलब कि कुछ ऐसी हरकतें कर देंगे कि जिसके वजह से वहाँ जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाए, वहाँ की चीज़ें जो बिगड़ जाए। तो इस वजह से साथियों यहाँ पर बात की गई है कि जो सार्वजनिक हित है वहाँ पर आपको रोका जा सकता है। जो जनजातीय क्षेत्र हैं या फिर जिनको संरक्षण प्रदान है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पर आपको रहने से, निवास करने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए साथियों आपको इनर परमिट की जो है वो यहाँ पर आवश्यकता वगैरह पड़ती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो 19 के 5 में जो प्रतिबंधों की बात की जाती है वो यहाँ पर लिखी गई हैं। 19 के 1 के जो ई है उसके अंदर कहा गया है कि आप देश के में कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन 19 के 5 में फिर इसके प्रतिबंधों की भी बात की गई है कि देखो भैया, तुमको कहीं भी आने जाने का, रहने का अधिकार तो है, लेकिन तुमको फिर जो है कुछ इसके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जहां पर तुम नहीं जा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं 19 का जी। आप कहेंगे अरे भैया 19 के जी पे आ गए, ईएफ कहाँ गया? याद करिए, ईएफ हमने आपको यहीं पर बताया था। ईएफ को हम लोगों ने कब खत्म कर दिया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहाँ पर जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था, वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो जो ईएफ है वो यहाँ पर अभी फिलहाल क्या हो चुका है? तो ये यहाँ पर डिमोलिश हो चुका है, मतलब खत्म कर दिया जा चुका है। ठीक, अभी तक तो आपको ये अच्छे से पता ही मतलब याद ही हो गया होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी विधि, व्यवसाय, धंधा, पेशा या फिर व्यापार करने की यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई है, जो कि 19 के जी के अंदर में यहाँ पर, यानी कि 19 के 1 के जी के अंदर में यहाँ पर बात की गई है। और लेकिन इसमें कुछ भी प्रतिबंधित भी है, कुछ चीजें प्रतिबंधित हैं जो कि 19 के 6 में है। अब मान लीजिए कि आप कहें ड्रग्स का धंधा करने लगे, तस्करी करने लगे, और आप कहें कि देखिए भैया 19 का 1 का जो जी है वो हमको ये अधिकार देता है कि हम कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी जो है वो धंधा कर सकते हैं, कोई भी पेशा अपना सकते हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, आप ये इलीगल काम जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो वैध काम है, जो इलीगल नहीं है, जो विधि के द्वारा जिसको कि अवैध नहीं ठहराया गया है, आप उन्हीं को कामों को कर सकते हैं। इना कल के दिन जो है वो बिहार के अंदर लाके दारू बेच रहे हैं और कह दें कि हम जो है वो नियम का पालन कर रहे हैं। खैर बिकता तो है ही, आप सभी लोगों को पता है, ये पैसा है तो कुछ भी हो सकता है और बहुत सारे न्यूज ऐसा आता ही है। ठीक है, बाकी ऐसे तो पब्लिकली कोई क्लेम कर नहीं सकता है, पकड़े भी जाते हैं बहुत सारे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हमको जो है आर्टिकल 19 के 1 का जो जी है वो ये राइट देता है कि हम जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना पेशा अपना सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है, वही करने की आज़ादी है जो कि वैध है, जो कि यहाँ पर लीगल है। ठीक है, तो जो प्रतिबंधों की बात की गई है साथियों, वो यहाँ पर 19 के 6 में, यानी कि आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 6 है उसके अंदर इसकी जो है वो यहाँ पर चर्चा की गई है। मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस किस आर्टिकल में क्या क्या जो है वो यहाँ पर बातें की गई हैं। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में ये पूरा अच्छे से याद भी करा दिया है। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें याद हो। किन किन चीजों की आपको अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है, तो आपको पता है यहाँ पर आपको भाषण की, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। जब आप सभा कर लिए तो आपका संगठन बनेगा, तो संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता दे दी गई।
जब संगठन बन गया तो आपको अब अपने संगठन को पूरे देश में फैलाना है, तो उसके लिए आपको देश में घूमना पड़ेगा। फिर उसकी स्वतंत्रता दे दी गई। फिर मान लीजिए कि आप घूमते-घूमते आपको कोई पसंद आ गया और आपको पसंद आने के बाद जो है आपका मन किया कि अब तो भैया हम यहीं पे रहेंगे। वो एक गाना है ना कि मैं निकला गड्डी लेके और एक मोड़ आया, उत्थे दिल छोड़ आया। तो उस तरीके से मान लीजिए कि आपको वहाँ पर किसी के ऊपर दिल आ गया, आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस जगह को बहुत पसंद आ गया वो जगह, तो फिर आप वहाँ पर उनके साथ रह सकते हैं। अब जब आप वहाँ पे रह रहे हैं तो फिर आपको रहने के साथ-साथ में रहने के लिए कुछ पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको व्यवसाय करना होगा। तो यहाँ पर आप व्यवसाय भी कर सकते हैं। मतलब सोचिए कितनी ईज़ी तरीके से मैंने आपको ये याद करा दिया, और जब मैं याद कर रहा था तो मतलब मैं कितना इसके लिए रटा था इसको, और शायद रटने के बाद भी याद नहीं हुआ था। बाद में मैं खोजते-खोजते कहीं से भी ये मेरे द्वारा मतलब इसको बस ट्रांसफ़ॉर्म किया गया है। मैं भी इसी तरीके से किसी टीचर के द्वारा सीखा था, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये मेरा ओरिजिनल है। तो इस तरीके से आप भी इस चीज़ को याद कर सकते हैं, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। और मेरे हिसाब से कुछ भी पढ़ाई के अंदर कॉपी करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। अब कोई संविधान तो लिखा नहीं है, सब तो संविधान का लिखा हुआ ही पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इसमें कॉपी वाली कोई बात आती नहीं है। बाकी फिर भी यहाँ पर कुछ मूर्ख हैं जो पढ़े रहते हैं बेचारे, कॉपी-कॉपी के चक्कर में कि सर ओरिजिनल पढ़ाते हैं और वो सर जो है, वो यहाँ पर उनका कॉपी करके पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 20 की, जिसमें कि बात किया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यानी कि अब आप अपराध कर दिए और अपराध करने के बाद में भी आपको यहाँ पर कुछ प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। मतलब आप ये सोचिएगा कि कोई अपराधी व्यक्ति है उसको किस लिए संरक्षण दिया जा रहा है। भैया देखिए, है अपराध, जरूरी नहीं है कि हर अपराधी जो है वो जानबूझकर ही किया हो या फिर उसकी प्रवृत्ति ही अपराध की हो। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि अनजाने में उससे अपराध हो गया हो। तो इसलिए लेकिन अपराधी तो वो फिर भी रहेगा। मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति है, वो कल के दिन बाइक से जा रहा है या फिर फोर व्हीलर से जा रहा है, उसके सामने अचानक से किसी की बकरी आ गई, वो बकरी को मार दिया, उड़ गया। अब बकरी तो मर गई, अब उसके ऊपर केस हुआ, अब ये क्लियर हो गया कि हाँ उसी ने उड़ाई है। हाँ, लेकिन उसका रियल में तो इंटेंशन नहीं था उस तरीके का करने का, लेकिन फिर भी जो है अब यहाँ पर कुछ चीजें बनेंगी, वो अपराधी तो हुआ। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद जो है वो यहाँ पर कुछ संरक्षण भी जो है वो प्रदान किए गए हैं। जैसे पहला संरक्षण, ये भी मैं इसी तरीके से जैसे पिछला वाला याद कराया हूँ ना, उसी तरीके से ये भी रटवा दूंगा, बस पहले आप समझ लीजिए। पहला साथियों बात है यहाँ पर कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण। ये क्या है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, और पता नहीं क्या क्या है, बता दिए। देखिए हम बताते हैं और बहुत ईजी है। कार्योत्तर का अर्थ यहाँ पर यह है कि उसी समय जो चल रहा है, लिखा हुआ तो है यहाँ पर, ठीक है, कि अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपका पॉकेट मार लिया, कोई पॉकेट जो है वो मार लिया, अब आपका जो सामान था वो चोरी हो गया। ये पॉकेट मारा है 2000, मान लीजिए कि 2002 के अंदर यहाँ पर ये पॉकेट मारा था। अभी बेचारा पॉकेट मारते हुए पकड़ा गया, एक्सपर्ट नहीं रहा होगा, पकड़ा गया होगा, नहीं तो कितने हैं किसका किसका काट के चले जाते हैं। तो अब जब यहाँ पर जब ये काट के चले गए, पॉकेट मार लिए, पकड़ा गए 2002 के अंदर, और उस समय के कानून के हिसाब से, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा रियल में है नहीं। मान लीजिए कि उस समय के कानून के हिसाब से जो है इस व्यक्ति को पॉकेट मारने के जुर्म में साल भर की सजा थी। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके लिए जो है वो सजा का जो प्रावधान था वो यह था कि इस व्यक्ति को 1 साल के लिए यहाँ पर सजा दी जाएगी। ठीक है, लेकिन साथियों अब इसका केस चलते 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 अब यहाँ पर आ गया, मान लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो कोर्ट है उनके अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं, और आपने वो डायलॉग सुना ही होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो जब तारीख पे तारीख मिलते मिलते ये मान लीजिए कि आ गया 2005, कितना साल हो गया इसको, लगभग 3 साल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब 2005 के अंदर साथियों यहाँ पर नया कानून आ गया था कि अब जो है इसके अंदर जो पैकेट मारते समय पकड़ा जाएगा, यानी कि किसी का काटते समय पैकेट मारते समय पकड़ा जाएगा, उसको जो है वो 5 सालों की सजा होगी, उसको जो है वो 5 सालों की सजा दी जाएगी। तब तो फिर भैया ये कहेगा कि यार उसी समय, मान लीजिए कि अब ये यहाँ पर सिद्ध हो गया, ये यहाँ पर सिद्ध हो गया कि ये आदमी पॉकेट मार रहा था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो कोर्ट ने उसको जो है वो सिद्ध कर दिया कि तुम जो है पॉकेट मार रहे थे। लेकिन ये फैसला आते आते 2005 आ गया था, और 2005 के अंदर एक नया कानून बन गया था, और उसके अंदर पॉकेट मारने की सजा 5 साल थी।
तब अब क्या उस व्यक्ति को 5 साल की सजा होनी चाहिए या फिर 1 साल की सजा होनी चाहिए? अब आप लोग इस बात को कमेंट में करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर यह नियम रखा गया है, यह संरक्षण प्रदान किया गया है कि देखो भैया, तुम सजा कब मुकर्रर कर रहे हो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि वो व्यक्ति वो जुर्म कब किया था, और जब वो उस जुर्म को कर रहा था तो उस समय उस जुर्म की सजा क्या थी। उसी सजा के आधार पर जो है, उसी समय की जो सजा है, उसी के आधार पर जो है जब भी फैसला सुनाया जाएगा तब उसको उसी के हिसाब से जो है वो फैसला सुनाया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। यानी कि अब अगर वो 2005 के अंदर में जुर्म किया है, और 2005 के अंदर में अगर वो फैसला यहाँ पर आया है कोर्ट का, जिसमें कि इसको अपराधी मान लिया गया है, कि कोई व्यक्ति है जिसको कि यहाँ पर अपराधी यहाँ पर मान लिया गया है, तो अब इस व्यक्ति को 1 साल की ही सजा होगी। ये ना कि अब 2005 के अंदर नया कानून के हिसाब से 5 साल सजा कर दिया गया है, तो अब इसको 5 साल की जो है वो सजा दी जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके कहने का अर्थ है कि मतलब जो उस समय के हिसाब से जो कानून था, उसी के हिसाब से यहाँ पर सजा दी जाएगी। ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पर सजा दी जाएगी, बाकी अन्य कोई मतलब की सजा यहाँ पर नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आई होगी। ये तो पहला कहता है। अब यहाँ पर बात करें दूसरे का, 19 के 2 का, जो कि कहता है कि दोहरी क्षति से संरक्षण, यानी कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जा सकता है। अब ये क्या मैटर हो गया, इसका मैटर समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, बेचारा एकदम मुस्कुराते हुए जो है वो डमडमाते हुए यहाँ पर चल रहा था, और इसने कोई अपराध कर लिया। कैसा अपराध कर लिया? मान लीजिए कि किसी की मुर्गी जो है, अब इसका मुर्गी खाने का मतलब मुर्गा खाने का मन किया, ये मुर्गी किसी की चोरी किया और उसको फिर पका के खा गया। ठीक है, वैसे ये गलत काम है, लेकिन फिर भी ये कर लिया और इसके लिए इसको कोर्ट ने सजा दे दी। अब वो जो मुर्गी थी वो 2 लोगों की थी। एक का नाम था यहाँ पर, हम लोग इस व्यक्ति का नाम जो है वो रख देते हैं ए, और एक जो है एक व्यक्ति था, इसका मतलब कि भाई था, और इसका नाम था यहाँ पर बी। ठीक है, अब ये 2 व्यक्तियों की यहाँ पर मुर्गी थी। अब यहाँ पर जब मुर्गी चुराया, मुर्गी चुराने के बाद उसको काट के खा गया बना के, ये जो है ये कहा कि रुको हम जाते हैं पुलिस स्टेशन। ये कहाँ चला गया? पुलिस स्टेशन चला गया। अब पुलिस क्या की कि इसको जो है एफआईआर दर्ज की, इसके ऊपर कानूनी प्रक्रियाएं हुई, और जो सारी भी मतलब जितनी भी चीजें थी वो सारी होने के बाद जो है वो इस व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है कि तुमको जो है 1 साल के लिए जो है यहाँ पर कैद की, इसको जो है वो सजा सुना दी गई कि तुमको अब यहाँ पर 1 साल जो है वो कैद का काटना है। अब ये बेचारा अब क्या करे, भूख लगी थी, मन किया था मुर्ग मुसल्लम खाने का, खा लिया मुर्गी काट के। इसके बाद 1 साल की जेल हो गई इसको, गया बेचारा जेल काट के 1 साल जो है रिहा होके आया। ये तो बड़ा खुश था कि अब चलेंगे अपने बीवी बच्चों से मिलेंगे, खैर गलती तो हो ही गई है। तब तक ये क्या किया, जो बी था ये कहा कि देखो भैया मुर्गी में हम दोनों का हिस्सा था, यानी कि ए का भी था और बी का भी था, तो अब जो है अब हम एफआईआर करेंगे। तो ई जो है ई अब निकल के चला गया फिर इसके पास, पुलिस के पास, कहा कि भैया इस साल भर पहले जो है मेरी मुर्गी मार के खा गया था। अब एक बार ही बेचारा उस मुर्गी के लिए सजा काट के आ रहा है, तब तक दोबारा यो पहुंच गया फिर उसको, मान लीजिए दयाद रहा होगा उसका, देख के जल रहा होगा, कहा होगा कि ना ना हम तुमको अंदर रखवाएंगे, बाहर निकलने ही नहीं देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये काम ना हो। मान लीजिए कि ई जाता, फिर बेचारे पर केस चलता, फिर बेचारा 1 साल के लिए अंदर होता, फिर दोनों मिलके मतलब दोनों मिला के लगभग 2 साल इसका हो जाता। तो इसी चीज को यहाँ पर बचाने के लिए साथियों यह नियम रखा गया है, ये जो संरक्षण दिया गया है वो संरक्षण दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर एक कार्य के लिए यानी कि एक जुर्म के लिए सिर्फ एक ही जो है वो दंड दिया जाएगा, बार बार दंड यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरा, जो कि आपके 20 का 30 है 3 है, जो कि कहता है कि आत्म अभिशंसा से संरक्षण। बहुत ही भारी वर्ड है अभिशंसा, मतलब कितना वजनदार वर्ड है ना अभिशंसा। अभिशंसा का अर्थ यही है कि मतलब स्वयं के खिलाफ जो है वो गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए कि आप जुर्म कर लिए हैं तो आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, ये जो है वो प्रावधान है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, वो किसी का मतलब मान लीजिए कि कहीं पर चोरी करके चला आया, ठीक है, वो चोरी करके आ गया,
उसके बाद पुलिस उसको पकड़ ली, लेकिन उसके पास से जो धन है जो चोरी हुआ वाला किया गया, वो उसको पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ। तो जो पुलिस है वो उस चोर के ऊपर ये नहीं कह सकती है, मान लीजिए कि कोर्ट में जा पुलिस स्टेशन में, तो अब उससे कबुलवाएगी पुलिस, कहेगी कि तुम बताओ, नहीं तो फिर जानते हैं आप लोग क्या करेंगी, तो वो पेपर देगा, वहां पर उससे हस्ताक्षर करवाया जाएगा और लिखवाया जाएगा। देखिए अगर आप कभी भी मतलब इस तरीके के केसेस में फंस जाए, जरूरी नहीं है कि आप पर के ऊपर सही चीज ही हो, अगर गलत चीज भी हो और आपको मतलब गलत तरीके से भी फंसाया जा रहा हो, तो पुलिस के सामने आप जो है वो दादागिरी मत करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप पुलिस के सामने जो कबूलेंगे, अगर नहीं कबूलेंगे तो आपको पिटाई, आपकी पिटाई होगी, और पीटेंगे सब तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो वो आपका फोटो रिकॉर्ड करें कि वो आपसे लिखवाएं, आप वहां पर हस्ताक्षर करें, आप एकदम चुपचाप कर दीजिए, वो जो कह रहे हैं वो आप कर दीजिए, आपसे आपका कुछ भी पूछे, लड़ने झगड़ने की जरूरत ही नहीं है, पुलिस जो कह रही है वो आप कर दीजिए। उसके बाद जब आपको 24 घंटे के अंदर, आप सभी को पता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर फिर आपको पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस वाले जो है वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तब आप इस बात का ध्यान रखिए, जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाइएगा तब बोल दीजिएगा कि देखिए भैया जज साहब, ये लोग जो है हमको डरा धमका के ये सारा हमसे बयान लिए हैं, ये हम जो है अपनी मर्जी से सही में नहीं बोले हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो वहां पर जो जज है वो फिर आपको जितना पुलिस वालों की मेहनत थी लिखवाना उखवाना, वो सब बेकार हो जाएगी, उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे हो सकता है आपको काम आए कभी, भगवान न करे ऐसा फंसे आप लोग, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, पुलिस से बहस करने की जरूरत नहीं है, जो भी वो कहे चुपचाप मान लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कहा गया कि आप जो है वो स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर वो व्यक्ति कोर्ट में भी जाकर अगर कबूल कर ले कि हाँ उसने जो है वो चोरी की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस है उसको अब उसका सबूत ढूंढना होगा। अब उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत ढूंढना होगा कि अच्छा चोरी किए हो, मतलब धन चुराया होगा, धन चुराया है तो धन उसी के पास होगा। तो अब पुलिस वाले जो है उस धन को खोजेंगे। हाँ ये हो सकता है, जो आपने सुना होगा ना कि 14 दिनों की रिमांड पर जो है वो पुलिस को कोर्ट ने दे दिया है, 15 दिनों की रिमांड पर उस व्यक्ति को कोर्ट ने पुलिस को सौंप दिया है। तो जो वो लेके जाते हैं सब ना पुलिस वाले, तो उसमें फिर उस व्यक्ति से ये नहीं कबुलवाते हैं सब कि तुमने चोरी की है, वो फिर उस व्यक्ति से पूछते हैं सब अच्छा ही बताओ जो चोरी किए थे वो रखे कहाँ हो, वो हुआ क्या है। तो फिर इस तरीके से मान लीजिए कि बता दिया कि हम अपने घर के कोना में वो घैली में करके, घैली का मतलब घड़ा, और उसमें करके उसको जो है जमीन के 10 फुट नीचे गाड़ दिए हैं। 10 फुट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए कि 1 आध फुट नीचे गाड़ दिए हैं। तो अब जब पुलिस वहां पहुंचेगी, पुलिस उसको खोलेगी, खनेगी, खनने के बाद जब वहां से वो बरामद हो जाएगा, तब फिर पुलिस उस आदमी को लेके पहुंचेगी कोर्ट, कहेगी जज साहब ये देखिए जो हम कह रहे थे कि ये चोरी किया, जो लिख के दिया था, आप कह रहे थे कि नहीं, और यहाँ आके अपना बयान बदल दिया था, हम इसका सबूत भी लेके चले आए। तो जब उस सबूत पेश करेगी तब उसके बाद जो है वो व्यक्ति के ऊपर दोष सिद्ध होगा। यानी कि यहीं पर आपको यह संरक्षण का मतलब कि जो है संरक्षण प्रदान किया गया था कि आप स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप जो ये तीनों संरक्षण क्यों प्रदान किए गए थे। पहला क्या कि एक ही जुर्म के लिए, नहीं पहला जो क्या है 20 का 1, कि आप जिस समय जुर्म कर रहे हैं, अगर आपका जुर्म सिद्ध हो जाता है तो जो सजा है वो उसी समय के कानून के हिसाब से मिलेगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 2002 का कोई जुर्म किया है तो उसको उस जुर्म के लिए 2002 के अंदर जो सजा थी वही सजा मिलेगी, भले ही वो फैसला 2015 में आए कि 2035 में आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उस व्यक्ति को जो सजा मुकर्रर की जाएगी वो 2002 के समय में जो सजा थी उस जुर्म के लिए वही दी जाएगी। यानी कि आप जब भी मतलब वो व्यक्ति जब भी जुर्म करेगा तो अपराध के समय का जो कानून के अनुसार ही जो है उसको सजा दी जाएगी। उसके बाद 20 का जो 2 है वो क्या कह रहा है कि दोहरी क्षति से संरक्षण, यानी कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है वो दंड यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर एक बार वो मुर्गी खाया है तो उसको एक ही बार सजा मिलेगा, ये ना कि उसका भयवा निकल के गया, कह दिया कि भैया साल, मान लीजिए सजा काट के आ गया और फिर चला गया दोबारा कोर्ट मतलब केस करने की, हमारी मुर्गियां खाया था ये, तो वो नहीं चलेगा। एक बार के लिए, एक अपराध के लिए एक बार ही जो है उसको सजा होगी। तीसरी बात जो 20 के 3 में कही गई है कि आत्म अभिशंसा से में संरक्षण है, यानी कि आप अपने खिलाफ जो है वो गवाही नहीं दे सकते हैं। अच्छा साथियों, इसमें कुछ चीजें और आती हैं, जैसे कि जो बहुत ज्यादा यहाँ पर चर्चा में भी रहती हैं। आपने सुना होगा
कि यहाँ पर पॉलीग्राफी होती है, यहाँ पर ब्रेन मैपिंग होता है और यहाँ पर नार्कोटिक्स जो टेस्ट होता है वो होता है। यह भी साथियों क्या कहते हैं अभिशंसा के ही अंदर माना जाता है। इसमें भी यह माना जाता है कि यह अभी जो है वो आपका, देखिए अभी संरक्षण लिख दिया, मतलब कुछ भी लिख देता है ये एआई। तो ये आत्म अभिशंसा का ही पार्ट होता है कि इसमें माना जाता है कि आप अपने खिलाफ जो है, ये आप अपने खिलाफ ही गवाही दे रहे हैं, तो इस चीज को जो है वो कोर्ट नहीं मानती है। लेकिन ये जो ब्रेन मैपिंग है साथियों, ये आपके यूएस में जो है, अमेरिका के अंदर यह लीगल है। होता क्या है ब्रेन मैपिंग या नार्कोटिक्स वाले में, इसमें होता क्या है साथियों, जैसे जो व्यक्ति है मान लीजिए जुर्म किया है, उसको एक तरीके का इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन का नाम मुझको याद नहीं है और बताना भी ठीक नहीं है। तो उस व्यक्ति को वहां पर एक इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन के वजह से उसका जो शरीर है वो अप्रॉक्स मतलब उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है, उसके ब्रेन जो है उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। फिर आप उस व्यक्ति से जो कुछ भी पूछिएगा, वो व्यक्ति जो है वो सही और सटीक चीजें वहां पर बताएगा, मतलब कि वो मैक्सिमम चीज है सच्चाई। जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि रात में सोए सोए आदमी सपना देखने लगता है और मतलब कुछ कुछ बकाने लगता है, उसको हम लोग अपनी भाषा में बउआना बोलते हैं। तो वो होता है, तो उस समय मतलब कोई आधी नींद में है तो उससे चीजें पूछ ली जाती हैं। तो उसी तरीके से साथियों यह जो नार्कोटिक्स वाला है और जो ब्रेन मैपिंग है, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ तरीके के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, या फिर कुछ आपके जो पूरे बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो जैसे ईसीजी वगैरह होता है तो कुछ कुछ चिपका दिया जाता है, पल्स रेट, आपके दिमाग का जो है वो संतुलन, कि किस तरीके से आपका हार्ट बीट काम कर रहा है। तो मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है, उसकी बॉडी का जो रिएक्शन होता है वो अलग आता है, तो उसको मशीनों के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, तो जब उसमें मतलब चेंजेस दिखेंगे, कुछ सवाल यहाँ पर आपसे ऐसे पूछा जाएगा जो उनको भी पता है कि ये सही है। जैसे पूछ लिया गया कि तुम्हारा नाम क्या है, अब आप अपना नाम सही बताएंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे। तुम कहाँ के रहने वाले हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 3-4 सवाल ऐसे पूछ लिया, उसमें देख लिया रीडिंग कि हाँ ये रीडिंग आ रही है, फिर उसके बाद जो मेन सवाल है वो पूछेगा, और अगर वो व्यक्ति उस सवाल के बारे में झूठ बोल रहा होगा तो फिर वो रीडिंग जो है वो यहाँ पर मिसमैच होगी, तो वहां पर पकड़ा जाएगा कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो क्या कहते हैं जुर्म करने वाले हैं अपराधी, बहुत सारे अपराधी आतंकवादी ऐसे हैं कि जिनको इस चीज की भी ट्रेनिंग देकर भेजा जाता है कि वो इन सारी चीजों को बाईपास कर लेते हैं, यानी कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो अपने आप को इस तरीके का बना लेते हैं कि आप उनसे कुछ भी पूछिए वो सेम तरीके का जवाब देंगे, आप पकड़ ही नहीं पाइएगा इन सारे माध्यमों की वजह से भी। तो इसीलिए साथियों इसको भारत के अंदर जो है वो यहाँ पर क्या कहा गया है, वो इसी के 20(3) के अंदर रख दिया गया है कि अभी आत्म अभिशंसा से संरक्षण में रख दिया गया है, और इसको माना गया है कि आप जो है स्वयं के खिलाफ गवाही यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। साथ में साथियों डीएनए टेस्ट है, फिंगरप्रिंट्स है, ब्लड टेस्ट है, इनका भी इनको जो है वो अभी क्या कहते हैं आत्म अभिशंसा जो है वो नहीं माना गया है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तीनों आपको याद भी हो गया होगा। पहला कि अपराध के समय के कानून के अनुसार आपको सजा मिलेगी, दूसरा एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी, तीसरा आपको स्वयं के खिलाफ आप गवाही देने के लिए यहाँ पर मजबूर जो है वो नहीं किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आज का यहाँ पर लास्ट वाला जो है हमारा आर्टिकल वो यहाँ पर देखते हैं, जिसमें कि 19 से लेके 21 तक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें साथियों एक केस था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, जो कि आपको जानना जरूरी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ए.के. गोपालन वर्सेस जो मद्रास स्टेट है, 1950 के अंदर ये केस होता है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार को की सीमित व्याख्या की थी, यानी कि जो ये आर्टिकल है 21, इसके अंदर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की तो बात की गई है, लेकिन ये डिफाइन नहीं है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता, किस प्रकार की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या क्या इसके अंदर आएगा। तो इसके लिए साथियों एक बार केस हुआ था ए.के. गोपालन और मद्रास स्टेट के बीच में 1905 में। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जीवन के अधिकार में सीमित व्याख्या की थी। यहाँ पर भी जो है जीवन का अधिकार क्या है इसको यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया था। ठीक है, इसके बाद साथियों ये था निवारक निरोध अधिनियम के तहत, यानी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ना 1950 में, तो इसमें इसके लिए यह किया गया था, इनको जो है हाउस अरेस्ट एक तरीके से करके रखा गया था। तो अब चूंकि घूमना हमारी आज़ादी, हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं अपने भारत के अंदर, और आप वहीं किसी व्यक्ति को जो है वो डिटेंशन के अंदर रख लेते हैं, यानी कि पुलिस की निगरानी में, उसको आप कहते हैं कि आप इसी रूम में रहो, आपको जेल में भी नहीं रख रहे हैं आप उस व्यक्ति को, क्योंकि वो कोई जुर्म किया नहीं है वैसा।
और आप जो है उसको उसके घर में ही नज़रबंद किए हुए हैं, क्योंकि मान लीजिए कि वो जब बाहर निकलेगा तो शायद कुछ ऐसा कर दे, बोल दे, या फिर जिसके वजह से जो मामला है वो बिगड़ जाए। तो इसके लिए पुलिस क्या करती है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन करती है। तो इसके लिए साथियों जो है ये केस यहाँ पर हुआ था। तो इसका बताया गया कि नहीं, देखिए ये 19 का इसमें बात किया गया था कि ये 19 के एक का उल्लंघन करता है, ऐसा जो है वो केस करके यहाँ पर किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि नहीं, ये उस तरीके का नहीं है। इसके बाद साथियों जो सबसे मेन है वो ये है केस यहाँ पर, जो क्या कहते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976 में हुआ था। हुआ क्या था साथियों, जो मेनका गांधी हैं ये आपको गांधी परिवार से रिलेट करती हुई दिख जाएंगी। इनकी शायद एक मैगजीन थी सूर्या नामक, और वो थी यूएसए के द्वारा, मतलब कि यूएसए से बनी हुई, संचालित होती थी। वो यहाँ पर यूएसए से यहाँ पर संचालित होती थी, जो इनकी मैगजीन थी। आपको पता है 1975 के अंदर साथियों यहाँ पर आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि इमरजेंसी लगाई गई थी, इमरजेंसी लगाई गई थी। तो यहाँ पर उस इमरजेंसी की वजह से फिर इंदिरा गांधी की सरकार वो गिर जाती है, और उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या होता है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है, और वो लोग एक कमेटी गठित करते हैं, और उस कमेटी का कहना था कि मतलब कि वो उसका काम था कि वो सारी चीजों को जांच करे कि क्यों जो है ये इमरजेंसी लगाई गई थी। और वो जो कमेटी थी उसने कहा था कि जितने भी लोग हैं इससे रिलेटेड, इस इमरजेंसी से रिलेटेड, उन सभी लोगों के जो हैं वो पासपोर्ट वगैरह जब्त रहेंगे, वो भारत के अंदर ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो इसी के ऊपर साथियों जो मेनका गांधी है, अब क्योंकि उनकी मैगजीन थी तो उनको वहां पर जाना जरूरी था, कंपनी भैया वहां की है तो उनको वहां पर जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए वो जब जा रही थी तो उनको यहाँ पर रोक लिया गया एयरपोर्ट के अंदर कि नहीं, आप वहां पर नहीं जा सकती है, आपका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, कारण भी नहीं बताया जाएगा। वहां की जो पासपोर्ट अथॉरिटी थी उसने जब्त कर लिया। तब इसके बाद साथियों यहाँ पर ये केस हुआ, जिसमें जीवन का जो अधिकार है इसके बारे में विस्तृत व्याख्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो की गई है, और उसको अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या यहाँ पर कैसे ये आया, पूरा मैटर प्रकरण आपको समझ में आगे आई होगा। पहला साथियों यहाँ पर निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसको यहाँ पर निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। मान लीजिए कि उसके ऊपर कोई केस हो गया और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी जो है वो क्या कहते हैं कि हायर कर पाए वकील वगैरह, तो उसको यहाँ पर वो भी प्रदान किया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है वो उसको फ्री लीगल एड यहाँ पर दी जाएगी। दूसरा सतत विकास, यानी कि जो कंसिस्टेंट डेवलपमेंट है वो होगा। आजीविका का अवसर, यानी कि सबको जो है वो आजीविका, जो आप ये मनरेगा वाला सुने होंगे जिसका नाम बदलकर अब जी राम जी रख दिया गया है, वो इसी के तहत दिया जाता है। यानी कि हर व्यक्ति को यहाँ पर अपना जीवन जीने के लिए जो है वो आजीविका का अवसर जो है सबको मिले, इस चीज के लिए ही वो यहाँ पर किया गया है। तो यह भी यहाँ पर दिया गया है। फिर माँ बनने का जो अधिकार है वो भी इसी के तहत दिया गया है। शांति का अधिकार भी जो है वो आपको दिया गया है इसी के तहत। मतलब मान लीजिए कि कल के दिन आपके अगल बगल में कहीं डीजे बज रहा है, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये चीजें हुई, आपने सुना होगा ना कि लॉकडाउन के समय में, या फिर अभी भी ये नियम है कि रात को 11 बजे के बाद आप शादियों में डीजे नहीं बजा सकते हैं, लेकर नहीं जा सकते। ये सारे प्रावधान हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है वो इसी के अधिकार के तहत आई थी। ये आपके साथियों जो सामान्य जीवन है, एक जीवन को क्या चाहिए, जीवन जीने का जो अधिकार है उसके अंतर्गत ये आती है। वहीं साथियों सार्वजनिक धूम्रपान का विरोध का अधिकार, यानी कि आपने देखा होगा ना कि जो लोग सिगरेट वगैरह या फिर जो भी चीजें नशे की चीजें होती हैं जो सार्वजनिक स्थलों पर करते हैं, वो करना इलीगल है, वो वहां पर नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते, और ये हर जगह लिखा होता है। लेकिन फिर भी आपको पता ही है, जिस चीज के ऊपर लिखा होता है कि ये नहीं करना है भारत के लोग, तो वही करते हैं। तो ये यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद मनपसंद विवाह का अधिकार है, यानी कि जो ये नियम है कि आप जिसको चाहेंगे आप उससे मतलब जिससे प्यार कर रहे हैं आप उससे शादी कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आपके अब ये खैर आपके संस्कार हैं, आपके विचार हैं कि आप अपने मम्मी पापा के मर्जी से करते हैं या खुद की पसंद से करते हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि मनपसंद विवाह करने का भी अधिकार जो है वो आपको इसी पर दिया गया है। साथ में सफाई के विरुद्ध अधिकार। फिर यहाँ पर सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, यानी कि पहले क्या होता था, आप कई देशों में सुने होंगे कि सऊदी अरब है या फिर कहीं पर भी कुछ है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ घिनौना जुर्म कर देता है तो उसको फिर सार्वजनिक स्थल पर चौराहे पर लटका कर फांसी दे देना, गोली मार देना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं
वो वहाँ पर की जाती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को भारत के अंदर नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध जो है यहाँ पर बात की गई है कि ये जीवन का अधिकार है, ये यहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। वहीं साफ पानी पीने का अधिकार, जो बार बार ये मुद्दा उठता है साफ पानी के लिए कि नहीं पहुंच रहा है, तो सबको जो है वो साफ पानी पीने का अधिकार जो है वो दिया गया है। वहीं स्वस्थ पर्यावरण हो, यानी कि सबके लिए स्वस्थ हवा हो, ऑक्सीजन हो, उपलब्ध हो, तो ये भी जो है वो सरकार के लिए जिम्मेदारी है कि ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कराए। इसके बाद साथियों निजता का अधिकार, यानी कि जो प्राइवेसी का अधिकार है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है कि मान लीजिए कि आपका जो फोन वगैरह है वो कोई दूसरा नहीं ले सकता है। और साथियों ये निजता का अधिकार ऐसा है कि जो पुलिस वाले हैं वो आपका फोन लेकर चेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग चीज है। मान लीजिए कि जैसे जितने भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता या फिर जो उस तरीके के लोग देखते होंगे मैक्सिमम लोग आईफोन यूज करते हैं। आईफोन इसलिए यूज करते हैं कि अगर आप उसको हैक करना चाहें ना, जैसे मान लीजिए कि एंड्रॉइड फोन आप यूज कर रहे हैं, जैसे मेरा ये एंड्रॉइड फोन है, और अगर आप इसको चाहते हैं चेक करना, हैक करना, तो आप यहाँ पर इसको बिना मतलब मेरे बताए ही आप इसको चेक कर सकते हैं, खोल सकते हैं इसका पासवर्ड। लेकिन अगर आप आईफोन का चेक करने जाएंगे तो वो वहां पर नहीं होगा। और पुलिस आपसे जबरदस्ती ये काम भले करा ले, लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो आपके निजता का अधिकार है जो कि आपको संविधान के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। क्यों, किसमें दिया जाता है, तो आपको यहाँ पर इस बात को एकदम ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 21 के अंदर जो है वो आपको दिया जाता है। इसके बाद साथियों सोने का अधिकार, यानी कि आप जो है कहीं सो रहे हैं तो वो आपको वहां पर नहीं उठाया जा सकता है। अब ये नहीं है कि घरे पे सो रहे हैं तो मम्मी आई कही गए उठ, और पापा आए उठा दिए दो थपड़ा मार के, तो आप कहेंगे ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार वहां दिखाएंगे तो फिर आपका सारा अधिकार छीन जाएगा। ठीक है, तो ये अधिकार मम्मी पापा के सामने मत दिखाइएगा। बाकी ये अधिकार कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कि कोई ऐसे लोग हैं जैसे कि जिनके पास न घर है, न जमीन है, न रहने का है, न खाने का है, तो वो लोग आप लोग देखते होंगे कि फुटपाथ वगैरह पे सोए रहते हैं, तो उनको वहां पर सरकार जो है वो नहीं हटा सकती है। क्यों, क्योंकि जो सोना है वो उनका मौलिक अधिकार है, एक तरीके से जीवन का अधिकार है। तो या तो सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे कि वो वहां पर जाकर सो पाए, और नहीं तो अन्यथा उनको वहीं पे रहने दे, डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल है। बाकी वो लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, शायद पढ़े लिखे होते तो वहां सोते नहीं, तो बात यही है। इसके बाद साथियों चिकित्सा का अधिकार, जो आप देखते होंगे सरकारी जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, तो बहुत लोग सोचते होंगे कि ये नेता की मेहरबानी है। नहीं भैया, नेता लोगों की मेहरबानी नहीं होती है। अच्छी चिकित्सा ये आपको संविधान के द्वारा जीवन के अधिकार में आर्टिकल 21 में दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद साथियों विदेश घूमने का अधिकार, यानी कि आप अपनी इच्छा अनुसार अगर आपको वीजा मिलता है, आपके पास पैसा है, तो आप जो है विदेश जा सकते हैं। और ये जो पूरा स्टार्ट हुआ था मैटर, वो इसी मैटर से स्टार्ट हुआ था कि ये जाना चाहती थी यूएस से, और इनको जो है वो रोका जा रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि विदेश घूमने का भी जो अधिकार है वो यहाँ पर इसी के थ्रू दिया जाता है, यानी कि अभी जीवन का अधिकार है। अच्छा, एक और चीज है साथियों इसमें कि डज द राइट ऑफ लाइफ इंक्लूड द राइट टू डाई, यानी कि क्या जीवन का अधिकार जो है वो मरने का भी अधिकार देता है। तो साथियों ये तो है कि नहीं, जीवन का जो अधिकार है वो आपके मरने का अधिकार उसमें शामिल नहीं है। यानी कि आप जी सकते हैं, ये सारे काम सरकार आपके लिए करेगी, लेकिन अगर आप मरना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते हैं, आप मर नहीं सकते हैं। साथियों 1987 के अंदर एक केस आता है जिसमें श्रीपति दुर्लभ जो है वर्सेस जो महाराष्ट्र सरकार है उनके खिलाफ ये चलता है, जिसमें कि जीने का जो अधिकार है वो यहाँ पर मतलब कि नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या ये पूरा मैटर था। बाकी यहाँ पर देखिए बहुत सारा जो है इसमें गलत गलत कंटेंट जो है वो यहाँ पर इसके द्वारा क्या कहते हैं कि लिख दिया गया है। साथियों मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूँ एक चीज। देखिए जो श्रीपति दुर्लभ वर्सेस महाराष्ट्र है, अच्छा ये पहले आप समझ लीजिए कि जो जीने का अधिकार उसमें मरने का अधिकार जो है वो शामिल नहीं है, यानी कि आप मर नहीं सकते हैं। साथियों ये केस क्या हुआ था कि यहाँ पर आई थिंक केरल के अंदर की ये मैटर था कि जिसमें मतलब एक मैटर था जिसमें कि एक नर्स थी, उसका किसी डॉक्टर के साथ शादी होने वाला था। वो मतलब जहाँ पे काम करती थी वहीं पे उनका हुआ क्या कि एक वहीं पर काम करने वाला कर्मचारी था, और वो कर्मचारी क्या करता है कि वो उस नर्स के साथ में मतलब उसके जो डॉग बांधने वाला जो चैन होता है उसकी हेल्प से उसके ऐसे गर्दन पकड़ के और बेंच पे बांध देता है, और उसके बाद उसके साथ मतलब रेप वगैरह करता है। और उसके बाद साथियों जब ये सारी चीजें निकल कर आती हैं तो वो जब जो मतलब महिला थी उनका यहाँ से ये खींचने की वजह से
उनका ये ब्लॉक हो गया था और जो ब्लड है वो ब्रेन में सही तरीके से नहीं पहुंचाता। इसके बाद साथियों उनकी जो है वो कोमा में चली जाती हैं और वो कोमा में चल जाने के बाद साथियों फिर मतलब वो ऐसे करते 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 2015 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। और उस समय ये केस बहुत ज़्यादा चला था कि क्या उनको जो है मार देना चाहिए, मतलब कि उनको मरने देना चाहिए या फिर नहीं। तो वो यहाँ पर चला था, लेकिन यहाँ पर फिर जो है यह बात निकल कर आया था कि नहीं, इसको जो है वो नहीं मारना चाहिए, मतलब मरना नहीं चाहिए उनको, ऐसे हम लोग नहीं मार सकते हैं, जिसको साथियों यहाँ पर यूथेनेसिया कहा जाता है। पैसिव यूथेनेसिया ये दो प्रकार की होती है, यानी कि पैसिव यूथेनेसिया और एक्टिव यूथेनेसिया। इसमें साथियों क्या होता है, यह मतलब यह चल रहा था कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी अब सही होने की संभावना नहीं है या फिर बहुत ज्यादा दर्द में है, तो उसको नहीं एक बार को लिए लगता है कि शायद ये मर ही जाता तो अच्छा था, ये दर्द तो न झेलता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 95% उसकी बॉडी जल गई है कहीं फायर में, तो वो क्या करेगा, वो फिर व्यक्ति क्या करेगा कि वो यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारी चीजें गलत हैं, तो मैं इसको पहले से जो है वो हाइड कर देता हूँ। इनका नाम अलग अलग है और यहाँ पर जो है वो गलत गलत 1994 का ये केस था, तो इसमें ये जो पूरा था ये शामिल था। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जो है वो चर्चा करने का उतना समय भी नहीं है, और यहाँ पर बाद में कभी इसको जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों बात क्या थी कि यही बात थी कि मतलब कि मान लीजिए कि वो व्यक्ति अब 95% जल चुका है, तो क्या उसको यहाँ पर मार देना चाहिए। तो यही निकल कर आया कि नहीं, उसको मारना नहीं चाहिए। ये केस चला था, बहुत ज्यादा लंबे समय तक चला, फिर यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला आता है कि नहीं, इसको जो है वो पैसिव यूथेनेसिया जो है वो दिया जाना चाहिए, यानी कि सपोर्ट सिस्टम हटा देना चाहिए, जैसे वेंटिलेटर, फूड सप्लाई जो है वो बंद कर दे उस व्यक्ति की। जैसे एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगा दिया जाता है, इंजेक्शन लगाने के बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि नहीं, जो भारत के अंदर जो वैलिड है वो यहाँ पर पैसिव यूथेनेसिया है, एक्टिव यूथेनेसिया भारत के अंदर नहीं वैलिड है, यानी कि उसको इंजेक्शन के द्वारा नहीं मारा जा सकता है। हाँ, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो यहाँ पर जो है वो हटा दिया जाएगा। और अभी हाल ही में आपने देखा ही होगा, एक व्यक्ति थे जो कि मतलब बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, एक मतलब कि उनका जल्दी ही जो है वो एम्स के अंदर उनका निधन हुआ है। इसी तरीके से उनका सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर हटा दिया गया था, ठीक है। बाकी साथियों ये पूरा जो है वो मैटर था। आगे इसको बाकी जो नीदरलैंड और यूएसए, बेल्जियम, इन सब में जो है ये लगभग 2001 से जो यूथेनेसिया वाला मैटर है वो यहाँ पर वैलिड है। आई होप आपको ये यहाँ पर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी 21 का एक जो है वो शिक्षा के अधिकार की बात करता है, और इसमें जो है वो क्या कहते हैं कि ये बात की जाती है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ये पहले आपका मौलिक कर्तव्य था, बाद में इसको यहाँ पर इसमें शामिल कर लिया गया 2002 के अंदर, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर। तो सिर्फ आप इसमें इतना याद रखिएगा कि 21 के एक में बात किया गया है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों की शिक्षा की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। बाकी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो है वो इसको दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2010 से यहाँ पर लागू है। आई होप आपको ये जितनी भी चीजें थी वो बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, पूरे जो आर्टिकल्स थे वो आपको याद भी हो गए होंगे। और अगर याद हो गए होंगे तो कमेंट में एक बार लिखने का ट्राई करिएगा और लिख दीजिएगा अगर याद हो गए होंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, कल की क्लास में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।